नमस्कार, मैं हूं ज्ञान तिवारी और आप देख रहे हैं मेंटोरियम आईएएस का यूट्यूब चैनल। आज के हिस्ट्री के क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया की। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया में इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे बंगाल पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मैसूर पे कैसे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मराठा क्षेत्र पर कैसे अंग्रेजों ने अपना प्रभाव निर्मित किया या मराठों को कैसे अंग्रेजों ने जीत लिया। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि मराठों को जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों को फिर जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मराठा जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय की बंगाल की सबसे उस समय की भारत की सबसे बड़ी पावर थे। सबसे बड़ा चैलेंज थे अंग्रेजों के सामने ये। और मुगलों के पतन के बाद भारत में जो पावर वैक्यूम बना था उसको भरने की एकमात्र उम्मीद मराठे थे। लेकिन मराठों का अंग्रेजों के हाथों से पराजित हो जाना या मराठों के क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाना इस बात को प्रशस्त कर देता है, इस बात के मार्ग को प्रशस्त कर देता है कि भारत में अब कोई भी इंडियन पावर ऐसी नहीं है जो अंग्रेजों का सामना कर सके या वो मुगलों के द्वारा निर्मित किए गए पावर वैक्यूम को भर सके। पूरी तरह से बॉल अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई और अंग्रेजों को एक निर्विवाद स्वामित्व मिल गया भारत पर, जिसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। तो कैसे हुआ और कैसे मराठों के क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, इस पूरी स्टोरी को हम बहुत सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं या जिस मराठा इंपायर की हम बात कर रहे हैं वो मराठा इंपायर कहाँ था, कैसा था। तो मराठा इंपायर नर्मदा नदी के दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ एक साम्राज्य था जो कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और वो अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा निर्मित करता था और मराठों ने एक कन्फेडरेसी मॉडल डेवलप किया था जिसमें कुछ निश्चित मराठा सरदार थे और इन सबके ऊपर पेशवा का शासन होता था। आगे जैसे जैसे हम क्रमिक रूप से बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके सारे मॉडल को आप समझते चलेंगे। ये हिस्सा जो डिफरेंट कलर्स से दिखाया गया है ये पूरा हिस्सा प्रदर्शित करता है मराठा साम्राज्य को। लेकिन ये कई कलर्स में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये कई डायनेस्टीज को या यूं कह लो कि कई मराठा नोबल्स के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वाला हिस्सा गायकवाड़ का था, ये हिस्सा होलकर का था, ये भोसले का था, ये सिंधिया का था और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये पेशवा के डोमिनेंस में था। तो मराठा इंपायर बहुत बड़ा इंपायर था जो गुजरात तक फैला हुआ था, इधर बंगाल तक फैला हुआ था, इधर जो है निजाम की टेरिटरी के साथ मिलता था और नीचे जाने पर वो कर्नाटक की टेरिटरी के साथ एसोसिएट करता था, इधर अवध के साथ, बंगाल के साथ और राजपूत राज्यों के साथ। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और इसलिए भी ये सब जानना जरूरी है आपको क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक ढांचा है इनका, वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक चैलेंज के रूप में आएगा और जो अंग्रेजों के साथ इनके संघर्ष का कारण भी बनेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपने इस मैप के माध्यम से देखा कि कौन सा क्षेत्र कहां पर पाया जा रहा है। अभी हम सीधे अंग्लो मराठा वार पे पहुंच जाएं, मतलब कि अंग्रेजों और मराठों के युद्ध पर सीधे पहुंच जाएं, उससे पहले हमें कुछ बात और भी कर लेनी चाहिए। मतलब कैसे वो स्थिति बनी जिसके कारण से अंग्रेजों को मराठों के क्षेत्र में हस्तक्षेप का मौका मिला। तो सबसे पहले हमें एक महान योद्धा के बारे में बात करनी चाहिए जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। हम धीरे धीरे करके मुद्दे पे आ रहे हैं। बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक मराठा पेशवा थे। मराठा पेशवा का मतलब मराठा प्रधानमंत्री। शुरुआत में तो इसका पद केवल प्रधानमंत्री का था, मतलब कि मराठा मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा मंत्री था, मतलब फर्स्ट अमंग ऑल, बाकी मंत्रियों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन 1750 में संगोला की संधि होती है। 1750 में संगोला की संधि होती है, आपको ये याद रखना है। संगोला की संधि 1750 में संगोला की संधि होती है और संगोला की संधि के द्वारा जो छत्रपति के अधिकार होते हैं, छत्रपति मतलब कि मराठा राजा के जो अधिकार होते हैं वो सब किसको मिल जाते हैं, वो सारी चीजें मिल जाती हैं मराठा पेशवा को। और जो छत्रपति है वो केवल महलों का महापौर रह जाता है, मतलब उसके पास कोई रियल पावर एक्सरसाइज करने के लिए नहीं रहती है, केवल नॉमिनल हेड बना रहता है वो। और मुख्य रूप से सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है कौन, तो पेशवा करता है। और पेशवा कौन है, 1700 जहां से हमें अपनी बात शुरू, ऐसा नहीं कि पहले पेशवा है, इससे पहले भी पेशवा थे, लेकिन जहां से हमें एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट करना है
उनके रेफरेंस में आने के लिए हमारे पास पेशवा है बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से 1761 तक पेशवा रहते हैं। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी विस्तार होता है, सांगठनिक स्तर पर भी मराठा साम्राज्य मजबूत होता है। लेकिन इस मजबूत होते रहे हो रहे मराठा साम्राज्य पर, या ये जिस कदर से मजबूत हो रहा था, जिस पावर से आगे बढ़ रहा था, उससे लोगों को लग रहा था, लग नहीं रहा था बल्कि हो गया था, ये मुगलों के विकल्प के रूप में स्थापित हो गया था। मतलब कि मुगलों से भारत की केंद्रीय सत्ता को छीनने में अगर कोई सफल रहा तो मराठे रहे। तो मराठा साम्राज्य बहुत बढ़ गया। लेकिन इस बीच में कुछ अदूरदर्शिता हुई मराठों से, या कुछ ऐसे झगड़ों में मराठे उलझे जिनके कारण से ये तय हो गया कि मराठे भारत की अगली सुप्रीम पावर नहीं बनेंगे। और वो युद्ध क्या है? वो है बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना। अब यहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें किसकी घटना याद रखनी है? 1761, 24 जनवरी 1761 क्या हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अब आप यहां से चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर दें। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अगर आप थोड़ा डिटेल की हिस्ट्री में जाएंगे और उस समय के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि मराठों को उलझने की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन मराठे उत्तर भारत की राजनीति में बेवजह से हस्तक्षेप करने के लिए चले गए, उनकी अदूरदर्शिता का परिणाम था वो। अगर वो उलझ भी रहते तो उनको इस इंटेंसिटी के साथ नहीं उलझना चाहिए था, है ना। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दो लोगों के बीच में लड़ा गया। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का शासक था और नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को हराया था। तो एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना थी जो लगभग 60,000 के आसपास उसके पास घुड़सवार और पैदल सेना मिला के थी। अहमद शाह अब्दाली का साथ देने के लिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इसके अलावा रुहेला सरदार सुजा खान बंगस, रुहेला रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और बंगस पठान सुजा खान बंगस। तो अवध, रुहेला और बंगस, जबकि मराठे नहीं संगठित कर पाए। मराठे अगर इन पावर्स को अपनी ओर मिलाने में सफल हुए होते तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठे जीत गए होते। लेकिन समस्या क्या हुई कि अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब सुजाउद्दौला, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला नजीब खान और बंगस सरदार सुजा खान बंगस को अपनी ओर मिलाने में सफल रहा। और ऐसा करके उसने लगभग 60,000 की सेना तैयार कर ली, जिसमें ज्यादातर सेना घुड़सवार थी। इन लोगों को मिलाने में मराठे असफल रहे, जिसके कारण से मराठों के पास सेना तो थी और बहुत बहादुर लड़ाके थे, और मराठों की युद्ध कौशल के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन मेन कारण क्या था कि जिस क्षेत्र में वो लड़ रहे थे वहां से उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उनकी रसद लाइन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसके कारण से बहादुर मराठा सरदारों को भूखे पेट लड़ना पड़ा, बहादुर मराठा सैनिकों को भूखे पेट लड़ना पड़ा। तो अहमद शाह अब्दाली के पास, सॉरी, मराठों के पास भी 40 से 45,000 घुड़सवार सेना थी और 15,000 के आसपास इनके पास पैदल सेना भी थी। तो इनकी भी सेना लगभग वही 60,000 के आसपास जा रही है। तो सेना के मामले में कम नहीं थे मराठे। और इनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो था इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी जो है ये यूरोपीय सेना से प्रशिक्षित था और तोप खाने का इंचार्ज था। तो इनके पास तोप खाना भी था और इब्राहिम खान गारदी भी था। लेकिन चूंकि इनके पास रसद लाइन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, या यूं कह लो कि इनके युद्ध का जो तरीका था वो थोड़ा ऐसा हो गया कि बहुत खराब कंडीशंस में मराठों को लड़ना पड़ा। और बहुत खराब कंडीशंस में लड़ने के कारण से ये वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिनके लिए ये जाने जाते थे इतिहास में। एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा, मराठे खुले मैदान में लड़ने के लिए आदी नहीं थे, या खुले मैदान में लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। इनका जो बेसिकली वॉर टैक्टिस था वो क्या था? गुरिल्ला वॉर टैक्टिस। तो गुरिल्ला वॉर में तो ये बहुत सक्सेस होते थे, लेकिन पानीपत के मैदान में जहां ओपन क्षेत्र में लड़ाई होनी है, खुले मैदान में लड़ाई होनी है, वहां ये बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? पराजय हुई। मतलब इस युद्ध में क्या होगा? परिणाम के तौर पर मराठों की पराजय।
और मराठों की पराजय का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, है ना। मराठों की पराजय का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा, अच्छा, अहमद शाह अब्दाली की विजय भी बहुत दीर्घजीवी नहीं होगी, उनको भी कोई इसका बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। मतलब दोनों न्यूट्रल ग्राउंड पे लड़े गए थे। जैसे जहां पर मराठों ने लड़ा था वहां की राजनीति से मराठों का सीधा कोई संपर्क नहीं था, कोई सीधी जरूरत नहीं थी उस लड़ाई की मराठों की, जिसके कारण से मराठों के आंतरिक व्यवस्था में जो जन की हानि हुई, जो धन की हानि हुई, और जो उत्तर भारत का पतन शुरू हुआ, या जो राजनीतिक शून्य को भरने की मराठों की का प्रयास था, उन सबको धक्का लगा, लेकिन मराठों के क्षेत्र को, मराठों के राज्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, है ना। तो मराठों की इस पराजय ने यह तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, परंतु यह तय होना बाकी रहा कि भारत पर कौन शासन करेगा। अभी मराठे माधवराव के नेतृत्व में, जैसे बाजीराव की मृत्यु के बाद, बाजीराव की मृत्यु इसी के कुछ महीने बाद हो जाएगी, फिर माधवराव अगले पेशवा बन जाएंगे। लेकिन बाजीराव, बालाजी बाजीराव के जो भाई थे, बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर देगी। तो अंग्रेज कैसे इसमें आए, उस पर हम लोग जो बात कर रहे थे, पृष्ठभूमि की जो बात कर रहे थे कि कैसे अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, तो उसमें यह पॉइंट जानना बहुत जरूरी था कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं, और इस पराजय की का कोई बहुत गहरा, मैंने बताया कि प्रभाव नहीं पड़ता है मराठों की आंतरिक व्यवस्था पर, लेकिन बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मृत्यु तो खैर सबकी होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी मृत्यु होती है जिनका प्रभाव ज्यादा होता है। कुछ दिनों बाद बालाजी, 6 महीने के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु। और बालाजी बाजीराव की मृत्यु जो है वो बहुत गहरे से प्रभावित करती है मराठा राजनीति को, है ना। तो इससे आगे क्या हुआ, वहीं से युद्ध की भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे ये हुआ कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के तुरंत बाद 1761 में ही अगला पेशवा नियुक्त किया गया माधवराव को, जो कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। तो हम बात कर रहे हैं 1761। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव, माधवराव बिकेम द नेक्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। माधवराव बिकेम द, माधवराव प्रथम कह सकते हैं इनको, लेकिन प्रथम है तो प्रथम कहने की जरूरत नहीं है। तो माधवराव प्रथम जो है पेशवा बनते हैं। अभी एक माधवराव और आगे चलकर आएंगे, सवाई माधवराव, उनको माधवराव सेकंड कह लीजिएगा, इनको माधवराव फर्स्ट कह लीजिए। 1761 में, 1761 से 1772 के बीच में रहेंगे, और 1775 से पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा, और फिर पहला, दूसरा और तीसरा, फिर 1817 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा, जिसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो 1775 से लेकर 1818 के बीच में, मतलब फ्रॉम द 1775 टू 1888, देयर वर 3 wars fought between the British East India Company and Maratha Empire, and finally in the third war of Maratha and East India Company, Maratha Empire disintegrated and merged into the East India Company Empire. तो इस बात को समझना है कि 1761 से 1772 में माधवराव प्रथम को पेशवा बनाया गया, और यहीं से पेशवाई को लेकर इनके आंतरिक मतभेद सामने आ जाएंगे, है ना। ये कौन थे, ये थे सन ऑफ बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। आधिकारिक रूप से इनका नियंत्रण होता है, इनका उत्तरदायित्व होता है, लेकिन रघुनाथ राव को लग रहा था कि हमारा भी उत्तराधिकार है, हमें भी मिलना चाहिए अवसर, है ना। तो रघुनाथ राव ने जब बालाजी, ये माधवराव पेशवा बना, तो 1762 में इन्होंने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किसने किया, रघुनाथ राव ने, और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू होता है। 1762 में रघुनाथ राव ने, जो कि बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे, अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया, और 1764-65 में रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा भी घोषित किया, है ना। लेकिन स्वयं को पेशवा घोषित किया, आप क्रमिक रूप से इस पूरी व्यवस्था को समझते चलेंगे। स्वयं को पेशवा घोषित किया मतलब कि क्या हुआ, 1764 तक जाते जाते पेशवा के लिए संघर्ष, पेशवा के पद के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस संघर्ष की शुरुआत सबसे पहले किसने करी, सबसे पहले करी रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव ने, हमने बताया कि 1764-65 में स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया,
परंतु माधवराव शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने रघुनाथ राव के षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दिया। रघुनाथ राव के षड्यंत्र सफल नहीं हुए, लेकिन 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव मैंने बताया कि काबिल आदमी थे, लेकिन 1772 में क्या हुआ? ही वॉज डाइड। 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। बहुत अर्ली एज में इनको टीबी हो गया था। माधवराव की मृत्यु हो गई, क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये जब सत्ता नसीन हुए थे, जब ये गद्दी पर बैठे थे, जब इनका कोरोनेशन हुआ था, तो ही वॉज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। और 11 साल बाद मृत्यु हो गई, मतलब एट द एज ऑफ 27 ही वॉज डाइड ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद अगले पेशवा बनते हैं नारायण राव। नारायण राव जो हैं, ये माधव राव के छोटे भाई हैं। मतलब यहाँ छोटा भाई उत्तराधिकारी हो रहा है, लेकिन उस केस में छोटा भाई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। ये थोड़ा सा रघुनाथ राव को ये पॉइंट ज्यादा मजबूती देगा, ज्यादा लीगलिटी देगा। हालांकि रघुनाथ राव कभी भी पेशवा बन नहीं पाएंगे, पर उनका पेशवा बनने का सपना अंग्रेजों के साथ मराठों को उलझाकर रख देगा। तो नारायण राव पेशवा बने। नारायण राव अगले पेशवा बने, मतलब कि 1772 में आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव अगला पेशवा बनेंगे नारायण राव। नारायण राव केवल 1 साल के लिए ही पेशवा बनते हैं। क्यों 1 ही साल के लिए बनते हैं? क्योंकि इनकी हत्या करवा दी जाती है। जब नारायण राव पेशवा बनते हैं तो उसी समय रघुनाथ राव भी सत्ता हथियाने का पूरा प्रयास करते हैं, परंतु नारायण राव रघुनाथ राव को बंदी बनाकर नजरबंद कर देता है, घर में बंद कर देता है। रघुनाथ राव की पत्नी है आनंदी बाई, है ना। रघुनाथ राव की वाइफ आनंदी बाई ने षड्यंत्र किया। नारायण राव जब हुए तो किसने विद्रोह किया? रघुनाथ राव ने। लेकिन रघुनाथ राव को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद का मतलब होता है हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनको उनके घर में ही बंद कर दिया गया। चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया गया कि आप जो है बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी षड्यंत्र नहीं कर सकते। हमने बताया कि रघुनाथ राव की वाइफ थी, जिनका नाम था आनंदी बाई। आनंदी बाई ने एक षड्यंत्र किया, और आनंदी बाई के षड्यंत्र के कारण से आनंदी बाई के षड्यंत्र के चलते नारायण राव की हत्या हो गई। नारायण राव की हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। नारायण राव की हत्या कर दी गई। अब नारायण राव की हत्या कर दी गई तो फिर क्या हुआ? ऑब्वियसली अब अगला पेशवा रघुनाथ राव अपने आप को घोषित कर देगा। तो आनंदीबाई के षड्यंत्रों के कारण से रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गलत तरीके से सत्ता में आए थे। और जब इनको नारायण राव की मृत्यु हुई तो नारायण राव की पत्नी थी गंगाबाई, है ना। स्टोरी आप समझते चलेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नारायण राव की पत्नी थी जिनका नाम था गंगाबाई। गंगाबाई, वाइफ ऑफ नारायण राव। हमने कहा नारायण राव की मृत्यु हो गई, नारायण राव की हत्या कर दी गई, लेकिन गंगाबाई वॉज प्रेग्नेंट। और गंगाबाई प्रेग्नेंट थी। जैसे ही ये बात पता चली, तुरंत ही रघुनाथ राव का विरोध शुरू हो गया। मतलब कि रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में मराठा सरदारों ने स्वीकार नहीं किया। और चूंकि मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो फिर अगला विकल्प क्या हो सकता है? गंगाबाई और नारायण राव का बेटा, इसी का नाम रखा गया सवाई माधव राव। सवाई माधव राव, ये बनेगा माधव राव सेकंड के नाम से अगला पेशवा। तो माधव राव सेकंड के नाम से इसको अगला पेशवा बनाया गया। और इसी की सुरक्षा के लिए और रघुनाथ राव से इसको बचाने के लिए 12 मराठा सरदारों को शामिल करके एक 12 भाई परिषद बनाई गई। और ये 12 भाई परिषद आगे चलकर नाना फडणवीस के लीडरशिप में बहुत ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करेगी। अब आगे शासन में पूरी भूमिका 12 भाई परिषद की रहेगी। अब लड़ाई 12 भाई परिषद वर्सेस रघुनाथ राव है ना। 12 भाई परिषद किसको सपोर्ट कर रही है? 12 भाई परिषद सपोर्ट कर रही है सवाई माधव राव को, जो कि किसके बेटे हैं? नारायण राव के बेटे हैं। नारायण राव और गंगाबाई के बेटे हैं। नारायण राव कौन है? ये माधव राव के छोटे भाई और बालाजी बाजीराव के बेटे हैं।
यहां तक की स्टोरी समझ में आप लोगों को आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, है ना, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब बात यह है कि इन जब 12 भाई परिषद बन गई और अगले पेशवा के तौर पे सवाई माधवराव को स्वीकार कर लिया, सवाई माधवराव को स्वीकार कर लिया गया अगला पेशवा मराठों के द्वारा। और मराठों ने विरोध किया किसका? मराठों ने विरोध किया रघुनाथ राव का। अब रघुनाथ राव के पास कोई खास विकल्प बचे ही नहीं। रघुनाथ राव को पेशवा बनने का जो सपना था वो समाप्त हो गया, है ना। नारायण राव की पत्नी से जो पुत्र जन्मा था उसको 1774 में अगला पेशवा बना दिया गया। 1774 में, हालांकि वो बहुत छोटा था, लेकिन 12 भाई परिषद ने इसका साथ दिया। अब क्या करेंगे? काहो मंगरू अब क्या करवा? तो अब क्या करेंगे ये रघुनाथ राव? रघुनाथ राव चले जाएंगे अंग्रेजों के शरण में और यहीं से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगली बात क्या हुई कि रघुनाथ राव चले जाएंगे अंग्रेजों की शरण में। तो अगला पॉइंट इसमें जो जानने वाला है वो ये है कि रघुनाथ राव वेंट टू इंग्लिश कैंप। रघुनाथ राव अंग्रेजों के खेमे में चले गए और अंग्रेज यहां दिन रात ये सपना देख रहा था कि कैसे वो भारत में अपना साम्राज्य निर्मित करेगा और कब वो भारतीय वस्तुओं को भारतीय पैसे से खरीदेगा, भारत से मिलने वाले राजस्व से भारतीय वस्तुओं को खरीदेगा और बहुत मोटा मुनाफा कमाएगा। इसको लेकर अंग्रेज बहुत चिंतित था और हर समय उसी के सोच में डूबा रहता था। तो अंग्रेजी कैंप में चले गए, अंग्रेजी खेमे में चले गए और अंग्रेजी कैंप में ये कहाँ गए? ये गए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। जिस हिस्से में मराठे शासन कर रहे थे वो किस प्रेसिडेंसी के आसपास पड़ रहा है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आसपास पड़ रहा है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिलकर इन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसे हम ट्रीटी ऑफ सूरत कहते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत पर साइन हुआ। बहुत खतरनाक संधि। ट्रीटी ऑफ सूरत से ही अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिलने लगेगा। देखते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या प्रोविजन किए गए थे। हमने बताया ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि, इट वॉज साइंड इन 1775 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन है? ये पेशवा इन वेटिंग है या पेशवा बनने की इच्छा रखने वाले एक मराठा सरदार हैं। और ब्रिटिश जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी तरफ से साइन किया गया। किसने क्या वायदा किया? सबसे पहले हम बात करते हैं रघुनाथ राव ने क्या कमिटमेंट किया। रघुनाथ राव ने तीन कमिटमेंट किए। एक तो क्या कहा कि सालसेट और बसीन का जो क्षेत्र है, अंग्रेज बहुत दिन से इस पर निगाह लगाए हुए था। सालसेट और बसीन क्षेत्र किसको दे दिए जाएंगे? ये दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहला इन्होंने वायदा किया। दूसरा इन्होंने किया कि सूरत और भड़ौच का जो व्यापार है, सूरत एंड भरूच के व्यापार से जो राजस्व आता है उसका 50% कंपनी को दे दिया जाएगा। सूरत और भड़ौच से जो व्यापार हो रहा है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, उसका हम 50% आपको दे देंगे। ऐसा सूरत की संधि में कहा गया, है ना। लेकिन सूरत की संधि को आगे चल के देखेंगे कि वो कैसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक तो कहा कि हम आपको सूरत और भरूच से जो व्यापार होता है उसका आधा 50% राजस्व आपको दे देंगे और आप हमको जो मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, मिलिट्री असिस्टेंस के लिए भी हम 2.5 लाख रुपए आपको, 2.5 लाख रुपए आपको देंगे। तो ये वायदा कौन कर रहा है? इतने वायदे किए गए रघुनाथ राव के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है आपको ये जानना है कि सालसेट और बसीन क्षेत्र जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया या वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत खुश हुई और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 2,500 सैनिक दिए और इनके साथ और इनको पेशवा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव को पेशवा घोषित किया गया कि रघुनाथ राव ही मराठा पेशवा हैं, है ना। अब आप देखिए खेल शुरू हो गया। जैसे ही खेल शुरू हुआ जैसे ही खेल शुरू हुआ मराठे भी चौकन्ने हो गए और मराठा सेना इधर कर्नल कीटिंग और रघुनाथ राव, मतलब कि जैसे ही डिक्लेयर हुआ तुरंत ही मराठों के खिलाफ युद्ध हुआ। मतलब पहला आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो चुका है। 1775 से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज स्टार्टेड, है ना। क्या हुआ? हमने बताया कि 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत हुई
और ट्रीटी ऑफ सूरत के द्वारा कर्नल कीटिंग, जो ये संधि हुई जिसमें ये सब वायदे किए गए, उसके बाद कर्नल कीटिंग और कर्नल कीटिंग के साथ रघुनाथ राव, इन दोनों लोगों ने मिलकर मराठों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। बोथ डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मराठाज, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मराठाज। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया। मराठा सेना भी लड़ने के लिए आ गई और मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे हरिपंत फड़के, है ना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आया कि जो 1775 में सूरत की संधि हस्ताक्षरित की गई थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो कि भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1772 में। और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को सुप्रीमेसी दी गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर, कि अगर कोई भी निर्णय कोई बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी लेती है और उससे बंगाल प्रेसिडेंसी संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय को बदला जाएगा। इसी बात का लाभ उठाते हुए क्या हुआ, इस बात का लाभ उठाते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया तो उसने मराठों से दूसरी संधि करने के लिए कर्नल उपटन को भेजा। तो यहां पे ये बात जानने वाली है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिजेक्टेड द ट्रीटी, ट्रीटी को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। कौन सी ट्रीटी को, सूरत की ट्रीटी को। ट्रीटी ऑफ सूरत वाज रिजेक्टेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको मानने से मना कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको मानने से मना कर दिया तो क्या किया, ही सेंड कर्नल उपटन, कर्नल उपटन को इसने भेजा कि आप जाके नई संधि करिए। और कर्नल उपटन वेंट टू मराठा रीजन, मराठा एम्पायर एंड साइंड अनदर ट्रीटी इन 1776 जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो इसका रिजल्ट ये हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सूरत की संधि को अस्वीकृत कर दिए जाने के बाद उसने कर्नल उपटन को भेजा और कर्नल उपटन ने एक नई संधि पर हस्ताक्षर किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब साइन की गई, 1776 में साइन की गई। इसके द्वारा वही चीजें लागू रखी गई जो पहले की गई थी। पहला कंडीशन क्या बना कि रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया गया और सवाई माधव राव द्वितीय को या माधव राव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, माधवराव सेकंड को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। रघुनाथ राव को कहा गया कि भाई चूंकि इनका भी अपना कुछ अधिकार बनता है, इसके कारण से उनको 25,000 रुपए मासिक पेंशन और गुजरात में कुछ जागीरें देकर विस्थापित कर दिया गया। और यह कहा गया कि यह भी आपको तब मिलेगा जब आप अपनी सेना को डिसमेंटल कीजिएगा। तो सेना को डिसमेंटल करने के बाद उनको ये सारे अधिकार मिल जाएंगे। अंग्रेजों ने जो सूरत की संधि से उनको सालसेट और बसीन क्षेत्र मिले थे वो पुरंदर की संधि में उनको छोड़ने पड़े। तो यहां तक बात क्लियर हो रही है कि 1706 सूरत की संधि हुई, सूरत की संधि के बाद लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जल्दी ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को रिजेक्ट करके कर्नल उपटन को भेजकर एक नई संधि करवाई जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की संधि के द्वारा रघुनाथ राव को रिजेक्ट कर दिया गया एज अ पेशवा, रघुनाथ राव को हटा दिया गया, 25,000 पेंशन दी गई, गुजरात में रहने के लिए जगह दे दी गई, थोड़ी मोड़ी जागीरें दे दी गई, सवाई माधव राव को फिर से पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सालसेट और बसीन क्षेत्र जो सूरत की संधि के द्वारा मिल गए थे अंग्रेजों को, उसको फिर से मराठों ने ले लिया। और यहां तक बात सही हो गई, या इसके बाद कोई लड़ाई होने की जरूरत नहीं है, मतलब शांति बन गई मराठों और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन इन बिटवीन मराठों को यह महसूस हुआ कि कहां हम इस इंडिया की सबसे बड़ी पावर थे और कहां हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हमारे छोटे छोटे राज्य जो हैं, जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंग्रेज आके हमको बार बार नई नई संधियां करने के लिए बाध्य कर रहा है। अपनी इस कमजोरी का एहसास मराठों को हुआ, आंतरिक कमजोरी का एहसास मराठों को हुआ, तो मराठों ने फिर टॉनिक पीना शुरू किया। ये टॉनिक किसका था, ये टॉनिक था फ्रांसीसियों का। और ये तो चल ही रहा था जिस समय ब्रिटिश कंक्वेस्ट हो रहा था इंडिया का, उस समय यही चल रहा था कि भारत के राजा अगर अंग्रेजों से परेशान हो जाते थे तो फ्रांसीसियों का सहारा लेते थे। तो 1777 में, मतलब हम 1776 तक की बात कर चुके हैं, 1777 में मराठे जो है चले जाते हैं फ्रांसीसियों के पक्ष में और फ्रांसीसियों से एक समझौता करते हैं। और उस समझौते के अनुसार मराठा क्षेत्र में जो पश्चिमी तट पर पड़ने वाले मराठों के बंदरगाह थे या जो पश्चिमी तट था मराठों के कंट्रोल में, उस पर वो फ्रांसीसियों को व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। इसके बदले फ्रांसीसी क्या करता है, 2,500 प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक देता है और 10,000 भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी लेता है। तो फ्रांस
मराठों का साथ दे रहा है या फ्रांसीसी भारत में मराठों का साथ दे रहे हैं। यही बात वॉरेन हेस्टिंग्स को खराब लगेगी और ये माना जाएगा कि आपने पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया है और ब्रिटिशर्स मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे 1779 में। जनवरी 1779 में युद्ध शुरू हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि आपने समझौते का विरोध किया है और कर्नल एगर्टन और जनरल एगर्टन और कर्नल कारनाक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मराठों पर आक्रमण करती है। लेकिन मराठा सेना उस समय के महान योद्धा महादजी सिंधिया के नेतृत्व में रहती है और महादजी सिंधिया बहुत जल्दी ही इनको पराजित करके इनको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो 1779 में ये फिर से आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेज और इनके समर्पण के कारण से एक संधि पर हस्ताक्षर होता है जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है। बड़गांव एक जगह है जो कि पुणे के पास है, यहीं पर उनकी सेना ने आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद से दोनों के बीच में संधि हुई जिसको हम बड़गांव की संधि कहते हैं। इसमें रघुनाथ राव को पकड़ लिया गया। रघुनाथ राव भी चोरी छुपे मदद कर रहा था कमजोर करने में और इस संधि के अनुसार यह कहा गया कि 1775 के बाद मतलब कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सूरत जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा मराठों के जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा जीते गए हैं वो सभी क्षेत्र वापस करने पड़ेंगे। सभी क्षेत्र अंग्रेजों ने वापस किए। महादजी सिंधिया बहुत ताकतवर योद्धा थे और आगे चलकर वो अंग्रेजों को बहुत तंग करेंगे। लेकिन इस संधि को फिर से वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्वीकार नहीं किया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक अलग सेना भेजी, एक नहीं बल्कि 3 सेनाएं अलग अलग भेजी, जिसमें एक सेना का नेतृत्व कर्नल गोडार्ड कर रहा था, एक सेना का नेतृत्व कैप्टन पोफम कर रहा था और तीसरी सेना का नेतृत्व जनरल कैमेट कर रहा था। जो सेना जनरल गोडार्ड के द्वारा लाई गई थी उसने 1779 में अहमदाबाद के क्षेत्र को जीता। जो कैप्टन पोफम के साथ आई थी उसने ग्वालियर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और जनरल कैमेक वाली सेना ने महादजी सिंधिया को पराजित किया और बसीन पर अपना प्रभाव कर लिया। अब फिर से संधि के लिए 1781 तक ये लड़ाई चली। 1779 से 1781 के बीच में लड़ाई चली जिसमें आपने देखा कि ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया, अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया गया और बसीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना द्वारा जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी से आई थी। अब फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ और सालबाई की संधि के हस्ताक्षर पर सालसेट क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया और यह कहा गया कि मराठे किसी भी अन्य शक्ति के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, मतलब मराठों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे और पुरंदर की संधि के पश्चात जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आए थे वो सभी अंग्रेज उनको वापस कर देंगे। मतलब क्या है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, जो पहले से स्थिति थी उसी पर रुकने के लिए यह समझौता किया गया। सालबाई की संधि अंतिम संधि साबित हुई पहले युद्ध के संदर्भ में। तो अगर हम आपसे कहें कि पहले युद्ध के संदर्भ में कौन कौन सी संधियां हुई तो सबसे पहले कौन सी संधि होती है? सूरत की संधि होती है। सूरत की संधि 1775 में होती है रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में। फिर उसके बाद पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में होती है? पुरंदर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसिडेंसी के कर्नल उपटन और मराठा साम्राज्य के बीच होती है, मराठा पेशवा सवाई माधोराव के बीच में होती है और सवाई माधोराव की तरफ से इस पर नाना फडणवीस हस्ताक्षर करते हैं। और पुरंदर के बाद अगली संधि जो होती है उसको हम पुरंदर के बाद बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि को फिर से वो स्वीकार नहीं करता। बड़गांव की संधि के बाद अंत में सालबाई की संधि होती है। तो ये 4 संधियों का संबंध पहले एंग्लो मराठा वॉर से है। ये प्रश्न पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संधि का संबंध मराठों के पहले आंग्ल मराठा युद्ध से है या दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से है। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। इसलिए इस तरह की जो फैक्चुअल इंक्वायरीज हैं इनको आप अपने साथ रटते हुए चलिए, इनको अपने साथ समझते हुए चलिए। रटना तो हम नहीं कहेंगे, रटना अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब और कोई रास्ता नहीं बचता है तो आदमी रटने के अलावा और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो कोई रास्ता नहीं बचता, फिर रटना ही पड़ता है। अच्छा, रटना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अंततः आपको रटना ही पड़ता है, तो रटते रहिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की ओर। पहला आंग्ल मराठा युद्ध अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। कैरेक्टर्स हैं, उनके आपसी झगड़े हैं और फिर जो है उनमें धोखाधड़ी है, संधियां हैं, वही सब मिला के पहला आंग्ल मराठा युद्ध बनता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
कब से कब तक लड़ा गया? 1802 से लेकर, या 1803 कह लीजिए तो ज्यादा सही होगा, 1803 से लेकर 1805 के बीच में लड़ा गया। 1803 से लेकर 1805 के बीच में लड़ा गया, है ना। ये भी मराठों की वीरता को प्रदर्शित करेगा और मराठों के आंतरिक कमजोरियों के कारण से ये भी अस्तित्व में आएगा। हम सबसे पहले बात करें कि 1782 में सालवाई की संधि हुई। सालवाई की संधि के बाद थोड़ी सी शांति स्थापित हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच में, लेकिन हमने बताया कि महादजी सिंधिया सबसे ताकतवर व्यक्ति थे और महादजी सिंधिया वॉज डाइड इन 1794। दो बातें हम यहाँ समझेंगे। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। मराठा कन्फेडरेसी कमजोर हो जाएगी और मराठा कन्फेडरेसी के कमजोर होने का कारण ही होगा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, है ना। और 1795 में सवाई माधवराव जो कि पेशवा थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया। 1795 सवाई माधवराव या माधवराव द्वितीय, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पीछे भी, इन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर लिया, या कह लो कि इनकी भी मृत्यु हो गई, चाहे जैसे भी मृत्यु हो गई। इसके कारण से मराठा साम्राज्य के संतुलन में बदलाव आया, है ना। बदलाव कुछ इस तरह से आया कि जो इनके चारों पावर्स थी, चार इनके हमने पीछे आपको बताया मैप में कि ग्वालियर, जरा यहां पर नोट भी कर लेते हैं। इनका एक सेंटर था ग्वालियर, ग्वालियर से शासन करते थे सिंधिया। दूसरा शासन था, दूसरा केंद्र था नागपुर, नागपुर से शासन करते थे भोंसले। अगला इनका केंद्र था, ग्वालियर था, नागपुर था और बड़ौदा था, है ना। बड़ौदा से शासन, बड़ौदा मतलब गुजरात, बड़ौदा था और बड़ौदा से शासन करते थे गायकवाड़। तो सिंधिया, भोसले, अच्छा अभी बचे हैं होलकर, इंदौर से शासन करते थे, इंदौर से शासन करते थे होलकर। और इन सब के ऊपर, इन सब का प्रमुख कौन होता था? पेशवा होता था, जो कि कहां से शासन करता था? पूना से। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि 1803 और 1803 से 1805 के बीच में जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसका मूल कारण था इस संघ का कमजोर होना। और इस संघ के कमजोर होने का कारण क्या था? सवाई माधवराव की मृत्यु होना, महादजी सिंधिया की मृत्यु होना। सवाई माधवराव की मृत्यु के बाद फिर एक और बड़ा शौक लगेगा, वो क्या है? 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाएगी। नाना फडणवीस 12 भाई परिषद के प्रमुख थे। अब इनकी मृत्यु के बाद, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो जो ऐसी पावर्स थी जो मराठा कन्फेडरेसी को बांध कर रख रही थी, उनके चले जाने के कारण से मराठा कन्फेडरेसी कमजोर हुआ। और इसके बाद बाजीराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त किया गया, है ना। बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय कौन थे, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। बाजीराव द्वितीय वो सन ऑफ रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव तो पेशवा नहीं बन पाए, पर रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया। और इस तरह से और एक संघर्ष की शुरुआत हुई। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। इसके बाद सिंधिया और पेशवा का एक तरफ संगठन बना और होलकर एक तरफ हो गए। तो जो यशवंत राव होलकर, नाम सुना होगा, बहुत फेमस योद्धा थे यशवंत राव होलकर, और दौलत राव सिंधिया, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड का साथ कौन देगा? दौलत राव सिंधिया। सिंधिया को मिलाने में सफल रहा। तो दौलत राव सिंधिया और बाजीराव सेकंड एक तरफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ हो जाएंगे यशवंत राव होलकर, और इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा। इनके बीच में संघर्ष शुरू होगा तो फिर से बाजीराव भाग, यशवंत राव होलकर हरा देंगे इस संगठन को। दौलत राव सिंधिया और पेशवा के संगठन को यशवंत राव होलकर पराजित कर देते हैं। और यशवंत राव होलकर 1802 में एक लड़ाई होती है जिसे किरकी की लड़ाई कहा जाता है, किरकी युद्ध कहा जाता है। किरकी के युद्ध में यशवंतराव होलकर, बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। किस युद्ध में? किरकी युद्ध में। कब होता है किरकी युद्ध? 1802 में। कौन जीतता है इसमें? यशवंतराव होलकर जीतता है। और कौन हारता है? दौलत राव सिंधिया और बाजीराव सेकंड की संयुक्त सेना हार जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा?
यशवंतराव होलकर सिंधिया को हरा दिया, पेशवा को हरा दिया। पेशवा क्या करेंगे, भागकर बसीन चले जाएंगे, फिर से अंग्रेजों की शरण में, अंग्रेजी बचता था इनके पास। इधर क्या करेंगे, यशवंतराव होलकर ने क्या किया, ये जानते रहिए आप। यशवंतराव होलकर ने नया पेशवा बना दिया, और यशवंतराव होलकर पसंद नहीं करते थे उसको पेशवा के तौर पे, तो यशवंतराव होलकर ने विनायक राव को पेशवा बना दिया, विनायक राव को पेशवा बना दिया, विनायक राव को अगला पेशवा बना दिया। और जो पेशवा थे, मतलब कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ये कहां चले गए, बाजीराव सेकंड, पुनः अंग्रेजों के, इनके बाप भी गए थे, ये भी चले गए, पुनः अंग्रेजों के कैंप में चला गया। और अंग्रेजों को फिर से जो सालवई की संधि थी 20 साल के लिए, वो समझ लीजिए कि शांति समझौता था 20 सालों का, और फिर से वही स्थिति बन गई जो इनके पिता ने निर्मित करी थी। इनके पिता ने सूरत की संधि करी थी अंग्रेजों के साथ 1775 में, और इन्होंने 1802 में जाकर वही काम किया बसीन की संधि के नाम से, है ना। तो इस बात को आप समझिए, क्या होगा, ये जाकर बसीन की संधि कर लेंगे। बसीन की संधि से क्या होगा, सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। बसीन की संधि का जो सबसे बड़ा लाभ होता है अंग्रेजों को, वो ये होता है कि उनको सूरत का क्षेत्र मिल जाता है, जिस पर वो लंबे समय से, जिसको वो चाह रहे होते हैं, लंबे समय से उसको वो चाह रहे होते हैं। अच्छा, अभी तक आते आते जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, बेलेजली आ गया है, और बेलेजली ने सहायक संधि करके बहुत सारे राज्य क्षेत्रों को अपने प्रभाव में मिला लिया है। ऐसी ही एक सहायक संधि 1896 में साइन की गई थी निजाम के द्वारा। तो जब 1802 में ये संधि हो रही है, बसीन की संधि हो रही है, तो अंग्रेज सूरत का क्षेत्र अपने लिए ले रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है मराठों से कि आप निजाम से चौथ नहीं वसूलोगे। क्यों, क्योंकि निजाम संरक्षित राज्य हो गया है अंग्रेजों का, तो ये भी इनका अधिकार ले लिया। और इसके बदले क्या होगा, अंग्रेज बाजीराव सेकंड को 6000 सैनिक देंगे, जिससे वो मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे और अपने आप को पेशवा के रूप में स्थापित करेंगे। साथ ही साथ 26 लाख रुपए मूल्य का और भी क्षेत्र देना होगा मराठों द्वारा, पेशवा द्वारा अंग्रेजों को। और यह भी कहा गया कि मराठों की पूरी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, मतलब किसके साथ आपको संबंध निर्मित करना है और किसके साथ नहीं करना है, इट विल डिसाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि बसीन की संधि वॉज डेथ वारंट ऑफ मराठा एम्पायर, पूरी तरह से वो कब्जे में आ गए अंग्रेजों के। और 13 मई 1803 को फिर से बसीन की संधि के नियमों के अनुसार या बसीन की संधि के प्रावधानों के अनुसार 13 मई 1803 को फिर से पेशवा नियुक्त कर दिया गया बाजीराव द्वितीय को। मतलब यशवंतराव होलकर ने जो विनायक राव को बनाया था, विनायक राव को हटा दिया। किसने मिलकर हटाया, 6000 सैनिकों ने, जो कि बसीन की संधि द्वारा अंग्रेजों ने उपलब्ध करवाए थे बाजीराव द्वितीय को, है ना। तो पॉइंट यह है कि 1803 कौन अगला शासक बन गया, बाजीराव सेकंड बिकेम द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, बिकेम अगेन द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। अब ये पेशवा बन गए, तो हमने बताया ना कि बसीन की संधि क्या है, डेथ वारंट है, किसका, मराठा साम्राज्य का। अब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा इनके पास, और इसके बाद से मराठा शक्ति का ह्रास बहुत तेजी से होने लगेगा। सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान करेंगे, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता नहीं मिलेगी तो सभी मराठा सरदार अंग्रेजों के साथ अलग अलग संधियों में एंटर करेंगे। और ये अलग अलग संधियां जो हो रही हैं, ये जैसे 1803 में सिंधिया के साथ एक संधि हुई, इसको भी आप नोट करते चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1803 में सिंधिया के साथ एक संधि हुई जिसे सुरजी अर्जन गांव की संधि कहा जाता है, सुरजी अर्जन गांव की संधि कहा जाता है। ये सिंधिया के साथ हुई। सिंधिया सबसे इनमें सबसे ताकतवर था, और सिंधिया ने यह संधि स्वीकार करी, तो इसके कारण से अब मराठा कन्फेडरेसी और कमजोर हुई। भोसले के साथ भी एक संधि की गई 1803 में ही, जिसे देवगांव की संधि कहा गया, देवगांव की संधि। अब मराठा कन्फेडरेसी और कमजोर हो गई। देवगांव की संधि, ये संधि किसके साथ की गई, भोसले के साथ। इसके कारण से मराठा साम्राज्य और कमजोर हुआ। और 1804 में भी एक संधि की गई, राजपुर घाट की संधि, ये होलकर के साथ हुई थी। और इस तरह से आप पा रहे हैं कि अलग अलग ये राजपुर घाट की संधि हुई थी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के साथ, अलग अलग मराठा सरदारों के साथ अलग अलग संधियां अंग्रेज करके
मराठा साम्राज्य को कमजोर कर रहा है। ये संधियां चलती रहीं 10, 12, 15 सालों तक और मराठों और अंग्रेजों के बीच में एक शांति बनी रही, लेकिन ये शांति बहुत दीर्घजीवी नहीं हो पाई और फिर से युद्ध शुरू होने की स्थिति बन गई। तो अब हम चलते हैं, हमने कहा कि ये जो संधियां हस्ताक्षरित हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि, देवगांव की संधि, राजपुर घाट की संधि, ये संधियां बहुत दीर्घजीवी नहीं रह सकी और इसमें एक मुद्दा आ गया 1817 के आसपास, वो था पिंडारियों का मुद्दा। पिंडारियों के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। पिंडारी एक महान योद्धा जाति थी, मतलब मराठों जैसा ही युद्धत्व था इनमें। और इस योद्धा जाति के अधिकांश लोग जो हैं वो लूटपाट या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते थे और इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते थे शुरुआती चरण में मराठे, जब पॉलिटिकल पावर नहीं बने थे, जिसके कारण से मराठों और पिंडारियों के बीच के संबंध अच्छे थे और पिंडारियों को मराठा सेना में बहुतायत में जगह मिलती थी। लेकिन ये जो संधियां हुई सिंधिया के साथ, होलकर के साथ और भोसले के साथ, इनके द्वारा इन लोगों को अपनी सेना डिसमेंटल करनी पड़ी। जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब मराठा सरदारों ने अपनी आर्मी को डिसमेंटल किया तो उस समय बहुत सारे पिंडारी बेरोजगार हो गए। पिंडारियों की इस बेरोजगारी के कारण से फिर वो अगर आसपास के क्षेत्रों पर लूटपाट शुरू करेंगे। आसपास के जिन क्षेत्रों में लूटपाट वो शुरू कर रहे थे वो था कर्नाटक का हिस्सा, वो था निजाम का राज्य, वो था अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित अन्य राज्य क्षेत्र और मराठों का क्षेत्र, जिससे परेशान होकर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने का संकल्प लिया और पिंडारियों के दमन के लिए 1817 में आदेश निर्गत किया। पिंडारियों का दमन या पिंडारियों को जिस तरह से खत्म किया जा रहा था, वो मराठों को लगा कि यह हमारी संप्रभुता पर चुनौती है। वैसे तो उनकी संप्रभुता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार जब दिया अंतिम रूप से जल रहा होता है तो उसकी लौ अपने आप से तेज होती है, वो सारा कुछ समेट के एक साथ जलना चाहता है। तो वैसा ही आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में हुआ। तो पिंडारियों के दमन के मुद्दे को मराठों ने अपनी संप्रभुता पर सवाल के रूप में लिया और एक युद्ध घोषित किया। फिर से सोचा कि एक अंतिम लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। अच्छा, इस बात को तो आप देख ही रहे हैं कि पिंडारियों के दमन का मुद्दा तो था ही, एक मुद्दा और था। वो मुद्दा ये था कि जब इस तरह की संधियों के संपर्क में मराठा सरदार आए तो अंग्रेजों ने उनके यहाँ अपने रेजिडेंट नियुक्त किए और उन रेजिडेंट्स के अलावा जो इनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस था वो बहुत बाधित हो गया, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया। मतलब कि मराठा साम्राज्य में एक वित्तीय युद्ध प्रारंभ हो गया और इस वित्तीय युद्ध में पेशवा और गायकवाड़ के बीच की लड़ाई खड़ी हो गई। गायकवाड़ जो है उनका एक मंत्री था गंगाधर शास्त्री, जो कि कुछ हिसाब किताब करने के क्रम में पेशवा के दरबार में आता है और पेशवा के दरबार में एक मंत्री रहते हैं त्रिंबक जी डांगलिया। त्रिंबक जी डांगलिया ने गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। ये बात जब गायकवाड़ को पता चली तो गायकवाड़ ने कंपनी से शिकायत करी, ईस्ट इंडिया कंपनी से शिकायत करी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा को आदेश दिया कि आप त्रिंबक जी डांगलिया को पेश करें। और ये बात पेशवा को लगा कि ये हमारे संप्रभुता के विरुद्ध है और पेशवा को पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और ये देखा गया कि पेशवा विद्रोही होने की आशंका है, इसलिए पेशवा से पहले ही हस्ताक्षर करवा लो, मौका बढ़िया है। और फिर पेशवा से पूना की संधि हुई 1817 में। तो पिंडारियों का मामला, पिंडारियों के मामले के अलावा फाइनेंशियल वॉर, वित्तीय युद्ध की स्थिति, और वित्तीय युद्ध की ये स्थिति किनके किनके बीच थी, तो मैंने बताया कि दो लोगों के बीच में थी। गायकवाड़ जो कि गुजरात में थे, बड़ौदा क्षेत्र के शासक थे, और उसके अलावा पेशवा के बीच पैसे के लेन देन को लेकर दिक्कत हुई। पेशवा के एक मंत्री थे त्रिंबक जी डांगलिया, है ना, और गायकवाड़ के मंत्री थे गंगाधर शास्त्री। और गंगाधर शास्त्री जो हैं इनकी हत्या कर दी त्रिंबक जी डांगलिया ने। और त्रिंबक जी डांगलिया ने जब इनको मार दिया तो पेशवा को आदेश दिया गया कि आप त्रिंबक जी डांगलिया को पेश करें, लेकिन पेशवा के विद्रोही होने की आशंका के आधार पर ही अंग्रेजों ने 1817 में एक संधि करी, जिसको पूना की संधि कहा जाता है, क्योंकि पेशवा का सेंटर कहाँ था, पेशवा की सीट कहाँ थी, पूना थी। तो पूना की संधि होती है 1817 में, है ना। तो 1817 में पूना की संधि हुई। इस संधि ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। नर्मदा नदी के दक्षिण में और तुंगभद्रा नदी के उत्तर में जितना भी क्षेत्र मराठों का है, ये अब किसका हो जाएगा,
जितना भी क्षेत्र मराठों का है ये सब अब अंग्रेजों का हो जाएगा। मतलब मराठा पेशवा ने ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। यह भी इस बात के लिए भी पेशवा तैयार हो गया कि वो गायकवाड़ से किसी भी तरह के कर की मांग नहीं करेगा, कोई वसूली नहीं करेगा। साथ ही पेशवा इस बात के लिए भी तैयार हुआ कि वो किसी भी भारतीय राजा के साथ कोई भी संधि नहीं करेगा, क्योंकि अब मराठा साम्राज्य समाप्त होने की कगार पर है। तो हो सकता है कि कोई गठबंधन बनाकर फिर से लड़ने का प्रयास करें। तो उपरोक्त जो कारण बने, मतलब कि जो पूना की संधि 1817 की हुई, ये बड़ी अपमानजनक थी मराठों के लिए। और मैंने कहा ना कि जब दिया अंतिम रूप से बुझने की कगार पर होता है तो जलता बहुत तेज से है, तो दिए को बहुत तेज से जलना हुआ। दिया जब अंतिम रूप से बुझने वाला होता है तो वो अपने जलने की तीव्रता को बढ़ाता है। वही इस समय मराठों के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सारे कारणों के चलते भोसले, सिंधिया, पेशवा, इन सब ने विद्रोह किया और मिलकर एक सेना बनाई। साथ ही साथ इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख राजा थे उनके साथ भी और नेपाल के शासक के साथ भी संपर्क किया कि हमारी इस तरह के युद्ध में हमारी सहायता करिए। ये सब कुछ हो नहीं पाया। सेना तो थोड़ी बहुत बन गई, लेकिन जो बाहर से इनका समर्थन मिलने की बात थी ये सब मिल नहीं पाया। और अंग्रेजों ने तुरंत ही सिंधिया को पकड़ लिया और सिंधिया को पकड़कर नवंबर 1817 में ग्वालियर की संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के बीच में जो ग्वालियर की संधि हुई थी, इसके माध्यम से ग्वालियर का राजा तैयार हो जाता है अंग्रेजों का साथ देने के लिए। किस मामले में? पिंडारियों के दमन के मामले में। मतलब कि स्वयं मराठों के विरुद्ध ही उसको प्रयोग करने लगते हैं अंग्रेज, और सिंधिया पेशवा की सहायता नहीं करेगा इस बात के लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो जो ग्वालियर की संधि हुई उसके कारण से सिंधिया अंग्रेजों के फेवर में आ गया। एक तरह से उसने सहायक संधि स्वीकार कर ली और अपनी सेना को डिसमेंटल कर दिया और कहा कि हम पूना के पेशवा की कोई मदद नहीं करेंगे और पिंडारियों को समाप्त करने में हम अंग्रेजी सेना की सहायता करेंगे, अंग्रेजों की सहायता करेंगे और ब्रिटिश रेजिडेंट भी अपने दरबार में रखेंगे। ये सब हो रहा था उस टाइम पे पूना में पेशवा ने ब्रिटिश रेजिडेंट के घर को जला दिया। मतलब कि जो ब्रिटिश रेजिडेंसी का एरिया था उसको पूरी तरह से गिरा दिया, ढहा दिया। और उन्होंने अपील की सिंधिया से और होलकर से, सिंधिया तो चले ही गए थे, उन्होंने वकील की भोसले से कि भोसले और होलकर से कि आप भी ऐसा करें अगर आप मराठा साम्राज्य को जिंदा रखना चाहते हैं तो। अप्पा साहब भोसले जो कि उस समय भोसले किंगडम के राजा थे, अप्पा साहब भोसले ने भी ऐसा ही किया और अप्पा साहब भोसले और अंग्रेजों के बीच में सीतलवाड़ी का युद्ध हुआ, लेकिन इसमें अप्पा साहब की पराजय हुई। इसी तरह से पेशवा ने आगे बढ़कर किर्की के ब्रिटिश कैंप पर भी हमला किया, लेकिन वहां भी उनको हारना पड़ा। होलकर ने भी पेशवा के कहने पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन महिदपुर नाम की जगह पर उनको भी पराजित होना पड़ा। मतलब कि ये सारे आक्रमण विफल रहे और अंततः होलकर के साथ भी 1818 में एक संधि हुई जिसे मंदसौर की संधि कहा जाता है। और जून 1818 में जब ये सारी संधियां हो गई, मतलब कि होलकर भी चला गया, गायकवाड़ पहले से ही गया था, सिंधिया भी चला गया, भोसले भी पराजित हो गए, अब सारे मराठा सरदार अंग्रेजों के साथ संधियों में बंध गए हैं, वो अब पेशवा का साथ नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया तो अंग्रेजों ने उनको माफ कर दिया और उन्हें 56 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर निर्वासित कर दिया और वहीं रहते रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में 1857 में इनके दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धोंधुपंत था, वो विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस तरह से आपने देखा कि संधियों, विश्वासघात, आंतरिक कलह, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य संसाधन, बेहतर रणनीति और इनकी आंतरिक कलह, इन सब ने मिलकर मराठा साम्राज्य को पतन करवा दिया, मराठा साम्राज्य का समापन करवा दिया। जैसा कि हमने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि मराठों के पतन के बाद मैदान साफ हो गया अंग्रेजों के लिए। अब कोई इंडियन पावर इस कंडीशन में नहीं थी कि वो मुकाबला कर पाती अंग्रेजों का। मतलब अब अंग्रेज बेताज बादशाह बन गए भारत के। मुगल सम्राट खत्म हो गया था, क्षेत्रीय राजाओं को पहले ही अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। मराठा पावर जो कि सबसे बड़ी पावर थी उसको भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। यहां से इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न पीटी में बनते हैं, मेन से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है ये, इसको आप जरूर से जरूर देखिए और भी लोगों के बीच में शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।